बच्चों, हम हमारी पुस्तिका का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विविधता की समझ। और इस अध्याय के तहत हमने एक पूर्व का भाग जो पढ़ा था उसमें जाना कि हमारे देश किस प्रकार से विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा और संस्कृति पाई जाती है। ये सब हमने पूर्व के भाग में पढ़ा है। आज का जो हमारा भाग है, भाग 2, इसके तहत हम जानेंगे कि हमारे देश की ये जो विविधताएं हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से ऐसे कारण हैं जिससे हमारे देश में इतनी सारी अनेकताएं और विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो देश है वह विविधताओं का देश कहलाता है। यह बात हमारे संविधान में भी लिखी हुई है कि हमारा देश अनेकता में एकता रखता है। इसलिए हम ये जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। क्यों है हमारा देश विविध? इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो अपनी अभिव्यक्ति देते हैं उसका तरीका अलग होता है। साथ में हमारे त्योहार अलग अलग हैं। हमने जाना था कि हमारे विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों के जो त्योहार हैं वो भी अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन मनाई जाती है, तो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत ईद, मुहर्रम मनाया जाता है। ईसाई धर्म के अंदर क्रिसमस मनाया जाता है। यानी कि बहुत सारे हमारे देश में त्योहार मनाए जाते हैं। साथ में विभिन्न प्रकार के हमारे देश में धर्म पाए जाते हैं, जैसे बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, हिंदू, पारसी, ये सभी धर्म के लोग हमारे देश में पाए जाते हैं, यहाँ पर रहते हैं। और इसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वेशभूषा अलग अलग है, खान पान हमारा हर जगह पे अलग अलग है। तो इस तरीके से हमारा देश विविधताओं में बंधा हुआ है। ठीक है, लेकिन बच्चों इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम ये विविध तो हो सकते हैं, यानी कि अगर हम ये कहें कि हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं लेकिन केवल उसका करने का जो तरीका होता है हमारा वो अलग होता है। यानी कि सभी धर्मों के लोग हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, सभी धर्मों के लोग याद करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है। हिंदू लोग मंदिर में जाके पूजा पाठ करके फिर अपने ईश्वर को याद करते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाके अल्लाह की जो दुआएं मांगते हैं, तो वो अपना एक तरीका होता है। इसी तरीके से क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो गिरजाघर के अंतर्गत जाके अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो ये पूरे अलग अलग तरीके हैं, जबकि चीज क्या है, एक ही है। यानी कि सभी अपने अपने जो भी ईश है, जो भी आस्था का जो केंद्र है उसको याद करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे जो बोलने का तरीका है, यानी कि अभिव्यक्ति है, सभी लोग अपनी मन की बात कहते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग अलग होता है। तरीका अलग कैसे होता है? हमारी भाषाएं अलग होती है, यानी कि कोई अपनी मातृभाषा के अंतर्गत अपनी अभिव्यक्ति देता है, कोई हिंदी भाषा के अंदर अपनी अभिव्यक्ति देता है, कोई अंग्रेजी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चीजें हैं वो समान है, लेकिन बस उनका तरीका अलग अलग होता है। तो बच्चों इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में भी ऐसी बहुत सारी विविधताएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से रहते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के आस्था के केंद्र हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, विभिन्न प्रकार के पकवान हमारे देश में बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, खाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं जो रंग बिरंगी होती हैं वो हमारे देश में प्रचलित हैं। तो हमारा पूरा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है और इस विविधता के बीच में हमारे देश में एकता कायम है। अच्छा बच्चों, अब हमें ये जो विविधताएं हैं, यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो एक ही कार्य है, लेकिन उनके तरीके अलग अलग होते हैं। ये तरीके अलग अलग किस प्रकार से होते हैं, इसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं। यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है। इस सारणी में हमें जो तरीके होते हैं उनके अलग अलग प्रकार लिखने हैं कि किस तरीके से कोई एक ही कार्य को अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदाय में किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्रार्थना और इबादत करने का एक तरीका दिया गया है, दो तरीके आपको लिखने हैं। एक तरीका क्या है, भक्ति गीत गाना, यानी कि इबादत भगवान की जाती है तो भक्ति गीत गाए जाते हैं, यानी भजन गाए जाते हैं। तो दूसरा तरीका हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे
लिख सकते हैं कि मस्जिद में जाकर घुटने मोड़कर हाथों को फैलाकर अल्लाह को याद किया जाता है, ये मुस्लिम धर्म के अंतर्गत हो गया। अगर हम और भी एक और तरीका लिखें तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि गिरजाघर के अंतर्गत जाकर कैंडल जलाकर यानी मोमबत्ती जलाकर अपने ईश्वर को याद किया जाता है, तो ये एक तरीका हो गया। तो ऐसे दोनों तरीके बच्चों आपको खुद को लिखने हैं। दूसरी बात, जो समाज में जो शादी की जाती है उस शादी के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें देखो एक तरीका लिखा हुआ है अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, ये कोर्ट मैरिज कहलाती है, यानी कि कोर्ट में जाकर दोनों पक्षों के द्वारा दस्तखत करके शादी कर ली जाती है। तो हम और भी तरीके लिख सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म में आग के चारों तरफ 7 फेरे लेके शादी की जाती है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मुस्लिम धर्म के अंदर जो मौलवी के सामने निकाह कबूल करके निकाह किया जाता है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मुस्लिम धर्म का एक तरीका। या क्रिश्चियन धर्म के तरीके को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यानी कि गिरजाघर के अंदर जाके शादी की जाती है, तो वो आप अलग अलग यहाँ पे तरीके लिख सकते हैं। अभिवादन करना यानी कि किसी को प्रणाम करना, नमस्कार करना अपने से बड़े को, वो अभिवादन करना भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। झारखंड के आदिवासियों एक दूसरे को जोहार कहकर अभिवादन कहते हैं, यानी हाथ जोड़ के जोहार बोलते हैं। तो इसके लिए भी बच्चों आप बहुत सारे ऐसे अभिवादन हमारे शब्द चलते हैं उनको लिख सकते हैं, जैसे नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये अलग अलग आदाब बोलते हैं मुस्लिम समाज के अंतर्गत। तो ये हम यहाँ पर अभिवादन के जो तरीके होंगे वो लिखेंगे। चावल पकाना, अब देखो पकवान बनाने के भी हमारे देश में बहुत सारे तरीके हैं। एक चावल है उसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे एक तरीका दिया गया है मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, चावल का बिरयानी का एक पकवान लिखा हुआ है। तो आप और भी ऐसे पकवानों के नाम लिख सकते हैं जो चावल से बनते हैं, जैसे पानी में चावल डाल के उबालते हैं, मीठे चावल जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियां डालकर चावल बनाते हैं, चावल में दूध डालकर खीर बनाते हैं। तो ये आप यहाँ पर अलग अलग पकवान लिख सकते हो चावलों के। तो ये एक गतिविधि है बच्चों, इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि एक ही कार्य को हमारे देश में किस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बच्चों ये देखते हैं कि हमारे देश में ये जो विविधताएं हैं, ये विविधताएं बनी कैसे, यानी हमारा देश इतनी सारी अनेकताओं में कैसे विभाजित हुआ, किस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपनी वेशभूषा को बदला, अपनी भाषा को बदला, अपने रहन सहन और जीवन शैली को बदला। ऐसा कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे देश में इतनी विविधताओं का जन्म हुआ। तो इसके लिए बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारे देश में प्राचीन समय में जो यात्राएं की जाती थी वो उस समय किसी वाहन के द्वारा नहीं की जाती थी। वाहन मतलब रेलगाड़ी है, बस है, मोटरसाइकिल है, ये जो भी परिवहन के वाहन चल रहे हैं उस समय ये वाहन नहीं थे। तो उस समय लोग क्या एक दूसरी जगह पे जाते नहीं थे? बिल्कुल जाते थे बच्चों, लेकिन वह किसके माध्यम से जाते थे? या तो वो पशुओं की सहायता से जाते थे, जैसे बैलगाड़ी से, ऊंट गाड़ी से, या फिर वो पैदल पैदल ही यात्रा किया करते थे। ठीक है, और जब वो पैदल पैदल यात्रा किया करते थे या किसी पशु की जो बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी के द्वारा जाते थे, तो वो अपने साथ में बहुत सारा सामान भी लेके जाते थे। उसका कारण क्या होता था? उसका कारण यही होता है कि उनकी जो यात्राएं थी वो लंबे समय के लिए हुआ करती थी, यानी कि बहुत सारे दिन लग जाते थे पहुंचने में, बहुत सारे दिन लग जाते थे आने में। इसलिए वो लोग अपने साथ में अपनी पूरी सामग्री लेकर चला करते थे, खाने पीने की, पहनने की। ठीक है, अब ये लोग यात्राएं करते क्यों थे? ऐसा क्यों नहीं था कि एक ही जगह रह जाते? बच्चों इसके लिए इनको बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती थी, जैसे कि काम धंधे की, यानी कि जमीन की कैसे? पहले के ज़माने में जो जमीन खेती की जाती थी वो जब एक जगह पर जमीन की जो उपजाऊता थी वो ख़त्म हो जाती थी तो लोग उस ज़मीन को छोड़ देते थे और दूसरी जगह पर जाकर बस जाया करते थे। ठीक है, तो रहने के लिए और खेती करने के लिए या काम धंधा करने के लिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं किया करते थे। और ऐसा भी होता था कि यात्रा करने के दौरान आपस में दूसरे जो कबीले थे वो एक दूसरी जगह पर जाकर बस जाया करते थे, स्थायी रूप से बस जाते थे। तो बच्चों इसमें देखो, जब भी ऐसा आदान प्रदान होता है, जब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनके साथ में उनकी जीवन शैली भी जाती है, यानी कि जैसे वो लोग रहते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, वह भी वो अपने साथ लेके जाते हैं सारी चीज़ें। साथ में जिस जगह पर वो बस रहे हैं, यानी कि उस आसपास के वातावरण में भी
एक जीवन शैली का तरीका चलता है कि वहाँ के लोग भी अलग प्रकार के पकवान खाते हैं, अलग तरीके से बोलचाल उनका तरीका होता है, अलग तरीके से वो कपड़े पहनते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ऐसी यात्राएं हुआ करती थी तो उससे लोगों के जीवन शैली के तरीके में भी बदलाव आता था। तरीके में कैसे बदलाव आता था? कुछ लोग दूसरों के तरीकों को अपना लेते थे, कुछ लोग अपने तरीकों का प्रभाव दूसरों पर छोड़ दिया करते थे। तो इससे हमारे देश में धीरे धीरे विविधताओं का जन्म होने लगा, यानी कि लोग आपस में एक दूसरे की जीवन शैली को अपनाने लगे। इससे उनमें निखार आया, उनमें अनेकता और विविधता का जन्म हुआ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इससे एक संस्कृति का निर्माण हुआ जिसको हम मिश्रित संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का मतलब क्या होता है बच्चों? संस्कृति का मतलब यही होता है कि व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन बिताता है, उसके बोलने का तरीका संस्कृति के अंतर्गत आता है, रहने का, उसके वेशभूषा का, उसके खान पीन का, जो भी सारे तरीके होते हैं वो संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और मिश्रित संस्कृति का निर्माण इसी प्रकार से हुआ कि जब लोग आपस में मिलते हैं तो अपने अपने जीवन शैली का आदान प्रदान करते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं कि अनेक स्थानों के लोगों की जब संस्कृतियां आपस में मिल जाती हैं तो उसे मिश्रित संस्कृति कहते हैं। भाषा, लिपि, वेशभूषा, खान पान का आदान प्रदान ही मिश्रित संस्कृति के अंतर्गत आता है। अगर बच्चों ये प्रश्न पूछा जाए कि मिश्रित संस्कृति किसे कहते हैं तो हमें यही लिखना है कि अनेक स्थानों के लोग जब अपनी भाषा, लिपि, वेशभूषा, खान पान, बोलचाल इसका जब आदान प्रदान कर देते हैं और उन लोगों की संस्कृतियां जब आपस में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिश्रित संस्कृति। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में धीरे धीरे ये जो विविधताएं पाई जाती हैं ये किस प्रकार से पनपी हैं, यानी कि इन विविधताओं का जन्म हमारे देश में किस प्रकार से हुआ है। इसके लिए बच्चों हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर सिर्फ इन आदान प्रदान का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, साथ में वहाँ के वातावरण का, वहाँ के भौगोलिक जो स्थिति है उसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ेगा? शीत वाले जगह पे, जहाँ पे ठंडी जगह है वहाँ के लोगों की वेशभूषा अलग होगी, जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ के लोगों की वेशभूषा अलग होगी, समुद्री क्षेत्र के पास रहने वाले लोगों की वेशभूषा अलग होगी, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा अलग होगी। तो इस प्रकार से बच्चों भौगोलिक जो क्षेत्र होता है यानी कि वहाँ का वातावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, वो भी हमारे रहने और जीवन शैली के ऊपर प्रभाव डालती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो भूगोल होता है, जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो भी हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। यानी कि ये जो संस्कृति होती हैं, बोलचाल, वेशभूषा, इनके ऊपर वहाँ के वातावरण और वहाँ की आकार का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये इससे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो जगह जैसी होगी वहाँ पर उसी प्रकार का खाना खाया जाएगा, उसी प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे, उसी तरीके से लोग अपनी जीवन शैली जीते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर बच्चों आपको पता होगा कि ये जो उत्तरी भाग है हमारे मानचित्र में, इस पूरे उत्तरी भाग में पर्वत है। क्या है? पर्वत, यानी ये पर्वतीय क्षेत्र है ऊपर का। और साथ में अगर आप जब हम आपके भूगोल वाली किताब में पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि ऊपर वाले क्षेत्र में यानी कि उत्तरी भाग में सर्दी अधिक पड़ती है। ठीक है, सर्दी अधिक क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, पर्वत है, बहुत ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्दी अधिक पड़ती है। तो यहाँ के लोगों का खान पान बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अलग होगा, ये लोग ज़्यादा ऊनी वस्त्र पहनेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारे भारत के इस तरफ, ये दोनों तरफ जलीय भाग है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे समुद्र है और यहाँ पर भी हमारे समुद्र है। तो समुद्रों के तट के पास में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग होगी। अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र का तो ये हमारा मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लोगों का जीवन अलग होगा, खान पान भी अलग होगा। ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है तो इसमें बच्चों जो खान पान भी अलग होगा, रहन सहन भी अलग होगा, बोलचाल भी अलग होगी। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा देश है उसमें अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं और इन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का भी हमारी संस्कृति पे, हमारे जीवन शैली पे प्रभाव पड़ता है, जिससे भी विविधताओं का जन्म होता है।
तीसरी बात बच्चों ये है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग आए विदेशों से। जब हम इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे विदेशी लोग व्यापार करने के लिए आए, यात्रा करने के लिए आए, साथ में धर्म प्रचार करने के लिए आए। तो जब वो लोग आए तो उनके साथ में उनकी संस्कृति भी आई, यानी कि उनके जीवन शैली का भी तरीका हमारे देश में आया। साथ में उन लोगों के द्वारा हमारे देश में यात्राएं की गई, यहाँ के लोगों से मिले जुले, तो यहाँ की संस्कृति भी उन देशों में चली गई। तो इस तरीके से भी विदेशों की संस्कृति का भी हमारे देश में प्रभाव पड़ा और हमारी संस्कृति का विदेशी लोगों पर प्रभाव पड़ा। तो ये पूरे एक कारण हो गए जिनसे हमारे देश की जो विभिन्नताएं हैं, जो विविधताएं हैं, उनमें निखार आता गया और हमारा देश बहुत सारे रंगों में रंग गया। यानी कि बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग चीजें विकसित हो गई। भाषाओं का तरीका अलग अलग, यानी खान पान का तरीका अलग अलग हो गया, वेशभूषा का तरीका अलग अलग हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा देश विविधताओं का देश बन गया। ठीक है बच्चों, तो इससे इस पूरे भाग में हमने क्या जाना कि हमारी विविधताओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। एक तो कारक हो गया यात्राओं के द्वारा संस्कृतियों का मिश्रण होना, यानी कि मिश्रित संस्कृति का निर्माण होना विविधता को प्रभावित करता है। दूसरा कारक क्या होगा, भौगोलिक जो हमारा स्थिति है देश की, अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, उसका हमारी विविधता पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा कारक होगा इतिहास के अंतर्गत जो विदेशी लोग हमारे देश में आए थे, उनकी संस्कृतियों का हमारे देश के रहन सहन, जीवन शैली के ऊपर प्रभाव पड़ा, तो उससे भी विविधता के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो ये सारे कारक हमने इस भाग के अंतर्गत पढ़े। ठीक है, अगले भाग में हम देखेंगे कि हमारे देश के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बसे हुए हैं, जिसके अंदर हम लद्दाख और केरल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।